हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। तो हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स देख लिए थे लास्ट लेक्चर में। और आज जो मुझे डिस्कस करना है वो मुझे डिस्कस करना है बेटा आपका पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। क्या डिस्कस करना है बेटा? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। ठीक है, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेन में ना प्रेजेंट होके कहीं बॉडी के अदर पार्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चे, तो ये दो होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एओटिक बॉडी और एक को हम लोग बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। ठीक बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, तो मैंने यहां पर क्या डाल रखा है बेटा? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। एक को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एओर्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं? एओर्टिक बॉडी। एओर्टिक बॉडी। और एक को हम लोग बोलते हैं बच्चा, एक को हम लोग बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी। अब आइए देखते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है बेटा दैट इज आर्च ऑफ एओर्टा। मैंने क्या बना रखा है बेटा? ये क्या है आपका? आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा। जब बेटा कभी हम लोग इस चैप्टर के बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उससे लगभग लगभग 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा लगभग हर साल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, तो मैंने यहां पर क्या लिख रखा है? आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा की जब मैं बात करता हूं तो आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस होती हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस होती हैं। ये है आपकी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ये ये क्या है बेटा? आपका ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है। ये आपका है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ये है आपका लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, ठीक बच्चे, ये है आपका ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ये है आपका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ये है आपका लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, तो आपको इनकी ब्रांचेस याद करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये कहां पर जो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, जो पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, वो एक्चुअली कहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक बच्चों, तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक जो ये वाला जो रिसेप्टर आपको दिख रहा है बेटा, ये है आपकी एओर्टिक बॉडी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा में प्रेजेंट है। कहां पर बेटा? आर्च ऑफ एओर्टा में। तो इसको हम लोग क्या देखेंगे? ये वाला जो रिसेप्टर है इसी को मैंने क्या बोला है? एओर्टिक बॉडी। एओर्टिक बॉडी। आ गई बात समझ में? क्यों एओर्टिक बॉडी बोले? क्योंकि ये आर्च ऑफ एओर्टा में प्रेजेंट है। ये है बेटा आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये क्या है आपका? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है आपका, दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ये वाला जो आपकी बॉडी है। ये एक्चुअली होती है बेटा आपकी कैरोटिड बॉडी। क्या बोला बेटा मैंने? कैरोटिड बॉडी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो प्रेजेंट इन द आर्च ऑफ एओर्टा। आ गई बात समझ में? कहां पर बेटा? प्रेजेंट इन द आर्च ऑफ एओर्टा। और अगर हम लोग बात करते हैं कैरोटिड बॉडी की तो प्रेजेंट 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 एट द जंक्शन एट द जंक्शन between external and
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। आगे बात समझ में? तो ये कहां कहां पर प्लेंट होता है ये तो मैंने देख लिया। ठीक बच्चों, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जब हमने दो केमिकल्स की बात की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने एक देखा था बेटा H पॉजिटिव आयंस के बारे में, और एक देखा था हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, सुनना बात ध्यान से, अगर ब्लड में इन द ब्लड, सुनते रहना बेटा, बात समझ तभी समझ में आएगी। ब्लड में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए, सिंपल सी बात है। और H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, किसमें? ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब इनका ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इट डायरेक्टली स्टिमुलेट्स बोथ केमिकल्स डायरेक्टली स्टिमुलेट्स क्या बोला मैंने बेटा? बोथ केमिकल्स डायरेक्टली स्टिमुलेट्स पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। ये डायरेक्टली बेटा पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकते हैं, कीमोरिसेप्टर। और कीमोरिसेप्टर अभी पेरीफेरल जो मैं देख के आया हूं बेटा, वो कौन से हैं आपके? एओटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। जब इनको स्टिमुलेट करेंगे तो ये अपने इंपल्सेस को सेंड करेंगे, सेंड्स इंपल्सेस टू द सेंड्स या ट्रांसमिटेड, ऐसे लिख देता हूं, या सेंड ही लिख देता हूं, चलिए, सेंड्स impulses टू द, किसको भेजेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी, मैंने क्या बोला बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? लास्ट लेक्चर में ही मैंने डिस्कस किया हुआ है बेटा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या होता है? DRG। बताइए क्या होता है DRG का फुल फॉर्म? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, DRG। ठीक है, चलिए, तो जब यहां पर इंपल्सेस को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन बिकम फास्टर एंड डीपर। आ गई बात समझ में? तो फास्ट भी हो जाएगी और डीप ब्रीदिंग भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर्स को क्या किया था बेटा? स्टिमुलेट किया था। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने को आज समझ में आ गया। इसको देखिए, फिर हम और आगे चलते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बात अपने को समझ में आ गई तो हम और आगे चल सकते हैं। ठीक है, सेंड्स इंपल्सेस टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसको मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं ताकि आप ना भूलें, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं DRG की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? DRG की बात कर रहा हूं। और ये इंपल्सेस किसके थ्रू भेजेंगे? सिंपल सी बात है ना बेटा, नर्व्स के थ्रू ही तो भेजेंगे ना। तो ये इंपल्सेस को नर्व्स के थ्रू भेजते हैं।
ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। मैं यहां पर एक चीज और लिखना चाहूंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो क्या है कि ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या बोला? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ध्यान से सुनना, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड बाय, इज स्टिमुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से ही ये स्टिमुलेट हुआ था। मार्क माय वर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ही एंटर कर पाई थी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एस्ट्रोसाइड्स, जो कि ब्रेन की जो कि ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ठीक है, और ये टॉक्सिन्स को भी बेटा पहुंचने से रोकते हैं ब्रेन में। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो मैं अब और आगे का पॉइंट समझ सकता हूं। सेंट्रल के बाद अगर मैं देखता हूं पेरीफेरल, पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरीफेरल जो बेटा कीमोरिसेप्टर होता है वो दोनों से डायरेक्टली स्टिमुलेट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, या एंड H पॉजिटिव आयंस, दोनों से, और कर देते हैं यहां पर, और H पॉजिटिव आयंस दोनों से क्या हो सकता है बेटा, आपका स्टिमुलेट हो सकता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, एक छोटा सा पॉइंट बेटा मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा, decreases, if partial pressure of oxygen decreases, then 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 it indirectly stimulates peripheral chemoreceptor, पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, अगर ये लाइन आप याद रखना चाहो तो बिल्कुल रख सकते हो। मैंने यहां पर एक सिंपल सी बात बताई है बेटा, यहां पर कि यहां पर ये पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर को इनडायरेक्टली रूप से स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए बेटा ऑक्सीजन का रोल, ऐसे ही लिखा हुआ है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है। इस तरीके का नोट आप में लिखा हुआ है। देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, इधर देखो, यहां पर मैंने ये नोट बिल्कुल अच्छे से लिख रखा है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, और मुझे लगता है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन को आप, एनसीईआरटी लाइन है, और इस लाइन को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहां पर आपको क्या बता रखा है बेटा, कि ये बहुत इनडायरेक्टली रूप से बेटा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, डायरेक्टली इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर होता है आपका पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर खत्म। क्या बेटा, पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर खत्म होता है, और यहां पर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग भी खत्म होता है। अब अगर मैं बात करता हूं, अब अगर मैं बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत इजी टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जो कि हम आइए देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें जो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है बेटा, दैट इज ब्रोंकियल अस्थमा। क्या दिया हुआ है बेटा, ब्रोंकियल अस्थमा। अब
ब्रोंकियल अस्थमा को पहले मैं लिख देता हूं कि एक्चुअली ये होता क्या है और उसके बाद मैं बात करता हूं। इट इज ए it is a chronic it is a chronic inflammation it is a chronic inflammation of it is a chronic inflammation of respiratory passage of respiratory system, respiratory passage, respiratory respiratory passage of respiratory system, respiratory system। सुनते रहना, पहले डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद यहां पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं। यहां पर बेटा मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं। सबसे पहला कीवर्ड तो है आपका क्रोनिक। सबसे पहला कीवर्ड क्या है बेटा आपका? क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब लंबे समय तक अगर कोई बीमारी चले, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय तक अगर कोई बीमारी चले। ठीक है। इन्फ्लामेशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बताया है बेटा, आपको नहीं बताया है। क्लास 12th में जो मैं क्लासेस लेता हूं उसमें बता रखा है। इन्फ्लामेशन का मतलब सिंपल सा, थोड़ा सा समझो। इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है किसी बाहरी घुसपैठिए से बचने के लिए, जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब आप कक्षा 12वीं में पहुंच जाएंगे, जब आप क्लास 12th में पहुंच जाएंगे तो वहां पर इस चीज को पढ़ेंगे। यहां पर सिंपल सा मैंने बोला बेटा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इंफेक्शन होता है, जब कोई फॉरेन इन्वेडर, बाहरी घुसपैठिया, कोई पैथोजन जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी में जब जैसे एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ काम करेगी। लेकिन मुझे बताइए कि ये ब्रोंकियल अस्थमा क्या किसी पैथोजन से होता है? क्या किसी ऐसे एजेंट से होता है? नहीं होता है बेटा। ये एक्चुअली होता है एलर्जन से, जो बेसिकली किससे होता है बेटा? एलर्जन से। एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन are substances that evokes energy, that evokes allergy। ऐसे पदार्थ जो कि एलर्जी को कॉज करें, जो कि एलर्जी को उत्पन्न करें, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? एलर्जन। याद रखिएगा। तो मैं यहां पर इन्फ्लामेशन के बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। इट इज ए protective response of our body। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर रेस्पिरेटरी पैसेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेस्पिरेटरी पैसेज की बात कर रहे हैं। तो भैया यहां पर जो मैं रेस्पिरेटरी पैसेज की बात कर रहा हूं, मैं एक एक कीवर्ड को पकड़ के चल रहा हूं बेटा। तो अगर मैं यहां पर रेस्पिरेटरी पैसेज की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं कंडक्टिंग पार्ट की बेसिकली बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं ब्रोंकियल ट्री की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैं यहां पर ब्रोंकियल ट्री की बात कर रहा हूं। ब्रोंकियल ट्री की बात कर रहा हूं। सुनते रहना बेटा ध्यान से। ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? ब्रोंकियल ट्री में। और ब्रोंकियल ट्री में भी मैंने क्या बात करनी है बेटा? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा? ब्रोंकाई की बात करनी है एंड ब्रोंकियोल्स की बात करनी है। ये सब चीजें बेटा मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखी है। मैंने किसके बारे में बात करनी है बेटा? ब्रोंकाई के बारे में बात करनी है और ब्रोंकियोल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है। तो सर इसमें होता क्या है? सुनते रहना, एकदम इजी है बेटा। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। सुनना,
ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा? इसमें आपकी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स। और इस एलर्जेंस के कारण ये स्मूथ मसल बेटा, और स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री। तो इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन के कारण यहां पर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन के कारण यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बेसिकली होता है यहां पर ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। दोनों चीज आपको याद रखनी है बेटा, दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने यहां पर क्या बोला? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ब्रोंकियल ट्री यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा? ब्रोंकोस्पैज्म होगा। ब्रोंकोस्पैज्म, जिसको मैं ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकता हूं, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकता हूं। आ गई बच्चों बात समझ में? तो मुझे लगता है अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ब्रोंकियल इसीलिए बोल रहे हैं, ब्रोंकियल अस्थमा क्यों बोल रहे हैं बेटा? ब्रोंकियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ब्रोंकियल ट्री में हो रहा है। ब्रोंकियल ट्री में भी बेसिकली कहां पर हो रहा है बेटा? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर इनका क्या होता है? ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब कि ब्रोंकस का या ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आ गया तो मैं और आगे चलूं? ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं और आगे चलूं बेटा। अब मुझे देखना है बेसिकली कॉजेस के बारे में। क्या देखना है बेटा? मुझे कॉजेस के बारे में देखना है। आइए देखते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा के कॉजेस क्या हो सकते हैं। और अगर मैं कॉजेस के बारे में देख रहा हूं तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि इसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजन्स भी हो सकते हैं। पहला मैंने क्या बोला? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशन। का मतलब क्या हुआ कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं बेटा। मतलब कि अगर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर किसी बच्चे में इसके होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर कोई माता या पिता इससे ग्रसित हो तो बेटा। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, और अगर दूसरा अगर मैं बात करूं जो कि सबसे बड़ा कॉज है, दैट इज एनवायरमेंटल कॉजेस। एनवायरमेंटल। अब सुनना बात, पूरी बात ध्यान से। एक्चुअली क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा इज ए टाइप ऑफ एलर्जी। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए टाइप ऑफ एलर्जी। अगर मैं बात करता हूं कि बेटा कोई एलर्जन, कोई एलर्जन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी में क्या कॉज कराता है बेटा? एलर्जी। एलर्जी का मतलब होता है एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र, जो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। ठीक है, तो होता क्या है सुनना। अगर हम एलर्जी की बात कर रहे हैं तो अगर कोई भी अगर पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करता है, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करता है और उसको वहां पर हमारी बॉडी में ग्रो करने से और उसको मल्टीप्लाई करने से रोकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझिए। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस से अगर हमारी बॉडी, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी। और जो एलर्जी को कॉज करेगा, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एलर्जन। ठीक है, तो एलर्जन को मैंने क्या बोला बेटा? एलर्जन दैट, एलर्जन सब्सटेंसेस, substances that evokes, that evokes allergy। आ गई बात समझ में? ठीक है, और अगर हम एलर्जी की बात कर रहे हैं, अगर हम एलर्जी की बात कर रहे हैं तो एलर्जी का मतलब होता है बेटा
exaggerated immune response of our body, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वो रिस्पॉन्ड कर दे। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो मैंने एलर्जन को यहां पर इसलिए बेटा फोकस किया क्योंकि बहुत सारे एलर्जन होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलर्जन की, अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलर्जन की अगर हम बात करते हैं बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि किससे आया था? हाँ, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इसी को हम लोग बेटा कैरेट ग्लास या कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वीट के साथ इंपोर्ट हुआ था हमारे इंडिया में। ठीक है, और ये बहुत तगड़ा बेटा, ये एक्चुअली क्या है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, एक्चुअली जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एलर्जेंस होते हैं। ये जो जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आपके एलर्जेंस। एलर्जेंस और भी हो सकते हैं, एलर्जन जैसे कि पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं कुछ। ये सब बेटा हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास 12th में पहुंचेंगे तब। मैं अभी पासिंग रिमार्क दे रहा हूं। ठीक है, और भी क्या हो सकते हैं बेटा? पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन क्रॉस करते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं? आपके एलर्जन हो सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स। आ गई बच्चे बात समझ में? अगर ये वाला बात समझ में आ गया तो मैं और आगे चलूं, अगर ये वाला बात समझ में आ गया तो मैं और आगे चलूं। ठीक है, तो ये कॉज हो गया, एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो सकता है बेटा, और एक आपका क्या क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल कॉजेस हो सकते हैं। उसमें मेनली एलर्जी के बारे में मैंने बात की, एलर्जेंस के बारे में बात की। ठीक है, चलिए, अब कॉज के बारे में बात कर लिया, तो अब हम लोग देख सकते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताइए, क्या क्या हो सकता है? अरे क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम, जब मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करता हूं बेटा, ठीक है बच्चों, अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो साइन एंड सिम्टम होता है बेटा, वो इसमें होता है आपका पहला, वीजिंग एंड रोंकाई। मैंने क्या बोला बेटा? वीजिंग एंड रोंकाई। ठीक है, अब ये वीजिंग और रोंकाई होता क्या है, सुनना। ठीक है, ये लंग साउंड्स होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? लंग साउंड होते हैं। ये हाई पिच साउंड होता है और ये लो पिच साउंड होता है। ठीक है, रोंकाई जनरली हम लोग स्टेथोस्कोप से ही सुन पाते हैं। ठीक है, लेकिन वीजिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं निकालूं कि जो मैंने म्यूजिकल साउंड जो प्रोड्यूस किया बेटा, दैट इज वीजिंग साउंड। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, व्हेन एयर पासेस थ्रू when air passes through small lumen, जब कोई एयर स्मॉल ल्यूमन से पास होती है तो इट विल प्रोड्यूस ए साउंड। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि when air enters into a small lumen, it will produce it will produce it will produce a sound। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको करके बताऊं बेटा, जैसे कि अगर मैं आपको करके बताऊं, तो देखिए, जैसे कि आपने बेटा बचपन में सीटी बजाई होगी, देखो, तो ये आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो वैसी ही बेटा आवाज प्रोड्यूस होती है किसमें? वीजिंग और रोंकाई। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा? डिस्निया। डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ
ब्रीथ। आ गई बात समझ में बेटा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्निया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिस्पनिया नहीं है बेटा, यहां पर क्या है, पी साइलेंट है, इस चीज को मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हम लोग थर्ड बात करते हैं तो कफ, कफ होगा, बिल्कुल खांसी आएगी बेटा। ठीक है, और इसमें जो म्यूकस प्रोड्यूस होगा बेटा, मैंने क्या बोला, जो म्यूकस प्रोड्यूस होगा, जो म्यूकस प्रोड्यूस होगा वो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, वो स्कैंटी या विस्कस म्यूकस प्रोड्यूस होगा। स्कैंटी, स्कैंटी, स्कैंटी या विस्कस म्यूकस प्रोड्यूस होगा, विस्कस म्यूकस प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपसे क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहेब बहुत जोर लगा के जब हम थूकते हैं तो उसके बाद ही वो बाहर निकल पाता है, जो एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी कि जो आपका विस्कस म्यूकस जो प्रोड्यूस हुआ है। ये वाला पॉइंट समझ में आया तो मैं आगे चलूं बेटा। और चौथा अगर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, टाइटनेस ऑफ चेस्ट। ऐसा लगेगा कि कोई चेस्ट हमारा बेटा दबा रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, टाइटनेस ऑफ चेस्ट। तो मुझे लगता है ये चारों आपके साइन एंड सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, यानी कि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको इतने ही क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेटा, तो साइन एंड सिम्टम्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम एक्चुअली बात करेंगे डायग्नोसिस की। किसकी बात करेंगे बेटा, डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो पहला तो एक ध्यान रखिएगा, स्पाइरोमेट्री याद कीजिए। स्पाइरोमेट्री से बेटा हम लोग ने लंग वॉल्यूम्स को बेटा क्या किया था, नापा था कि नहीं। हाँ, तो स्पाइरोमेट्री के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं FEV1। क्या डिटेक्ट करते हैं बेटा, FEV1। ठीक है, FEV1 का मतलब समझना, पूरी बात ध्यान से, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो हम एक्सपायर कर, जो हम अगर फोर्सफुली जिस एयर को हम एक्सपायर करते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, फोर्सफुली जब हम एयर को एक्सपायर करते हैं तो 80% एयर हम लोग पहले ही सेकंड में एक्सपायर कर देते हैं। और अगर ये वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो मैं जान जाऊंगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। ये वाला पॉइंट अगर अपने को समझ में आ गया तो हम और आगे चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वाला, ठीक है बच्चों, तो अगर ये समझ में आ गया तो हम और आगे चलें। तो स्पायरोमेट्री से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं। और लास्टली अगर मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है बेटा, ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर मैं पहला, क्योंकि यहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है बेटा, और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम लोग इसको केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में भी जरूर पढ़ेंगे इसको। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं बेटा वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, मतलब वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम लोग इस पेशेंट्स को क्या दे सकते हैं बेटा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आ गई बात समझ में, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, क्योंकि हम जान रहे हैं बेटा कि इस डिजीज में एक्चुअली हुआ क्या है, इस डिजीज में एक्चुअली हुआ क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ है, ब्रोंको स्पाज्म हुआ है। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए, मतलब ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए हम कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि ब्रोंको डायलेशन करा सके। तो हम लोग एक्चुअली क्या देते हैं बेटा, यहां पर ब्रोंको डायलेटर्स। क्या देते हैं बेटा, ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंको
डाइलेटर्स देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? ब्रोंको डाइलेटर्स। ठीक है, एक ब्रोंको डाइलेटर का नाम अगर आप याद रख पाओगे तो याद रख लेना, साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल। ठीक बच्चों, ये एक्चुअली क्या होता है? आपका ब्रोंको डायलेटर होता है। तो यहां पर इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बट किसमें? ब्रोंकियल अस्थमा में। एकदम इजी है बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड डिजीज की, अगर हम बात करते हैं सेकेंड डिजीज की, तो दैट इज सीओपीडी। मैंने क्या बोला बेटा? सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर हम क्रोनिक की बात करते हैं, मैंने क्या बोला बेटा? अगर हम क्रोनिक की बात कर रहे हैं तो क्रोनिक का मतलब मैंने पहले भी बोला है, लॉन्ग स्टैंडिंग। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय तक। आ गई बात समझ में बेटा? और अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव की, तो एक्चुअली जब हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में इंफ्लामेशन होगा, तो इंफ्लामेशन होने की वजह से बेटा म्यूकस बनेगा, और म्यूकस की प्लगिंग हो सकती है। और प्लग होने की वजह से यहां पे मान लीजिए जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर वहां पे म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से, इंफ्लामेशन होने की वजह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयर में। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव। एक्चुअली सीओपीडी के अंदर दो डिजीज आती है बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं एम्फाइसीमा। कौन सी सीमा बेटा? एम्फाइसीमा। ठीक है, चलिए, और दूसरा मैंने क्या बोला? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग पर रेगुलर स्वेलिंग एंड इचिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर कफिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका बेटा जो ब्रोंकाई है उसमें रेगुलर इचिंग एंड स्वेलिंग हो सकती है, और स्वेलिंग की वजह से बेटा सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज में। ठीक है, और रेगुलर कफिंग मतलब धीरे हमेशा खांसी आती रहेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। आइटिस जहां भी लग जाए, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन? ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है बच्चों, चलिए, दूसरा मैंने क्या बोला है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक्चुअली होती है बेटा, इसका जो बेसिक कॉज होता है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग। मैंने क्या बोला बेटा? जो इसका बेसिक कॉज है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट क्रॉस पीते हैं उनको एम्फाइसीमा नामक डिजीज हो जाती है, बहुत फेमस। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पढ़नी है, इसकी पैथोजेनेसिस। सेप्टम इन बिटवीन द एल्वेलाई विल ब्रेक। इसका मतलब क्या है? पहले यहां पर ध्यान से सुनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं। सपोज कीजिए ये बेटा आपकी बहुत सारी क्या हैं? एल्वेलाइज है। ठीक है, बहुत सारी क्या है बच्चे? आपकी एल्वेलाई हैं। ठीक है, ये आपकी एल्वेलाई हो गई। ठीक बच्चे, और इन एल्वेलाई के बीच में क्या होते हैं? सेप्टम्स। क्या होते हैं? सेप्टा। तो ये एक्चुअली सेप्टा होते क्या है बेटा? डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सेप्टा डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो सरफेस एरिया विल डिक्रीजेस। ठीक है, यहां पर जो सेप्टा थे बेटा, सेप्टा क्या हो गए? आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो यहां पर जो सरफेस एरिया था, सेप्टा खत्म होने की वजह से सरफेस एरिया विल डिक्रीजेस। ठीक है, सरफेस एरिया सरफेस एरिया विल डिक्रीजेस। और सरफेस एरिया डिक्रीजेस होने की वजह से बेटा प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और अगर प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ब्लड बिकम हाइपोक्सिक। ब्लड बिकम हाइपोक्सिक, ब्लड में क्या हो जाएगी? हाइपोक्सिया हो जाएगी। हाइपोक्सिया। आ गई बात समझ में? एयर पॉकेट्स बन जाएंगे बेटा, यहां पर क्या बन जाएंगे? एयर पॉकेट्स बन जाएंगे, और इसको बुल्लस एम्फाइसीमा भी, क्योंकि जो जो बड़े बड़े जो पॉकेट्स बनते हैं, इसमें क्या होगी? एयर ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर बाहर नहीं निकल पाएगी तो एयर भी अच्छे से अंदर नहीं आ पाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर बड़े बड़े एयर पैकेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर बड़े बड़े एयर पैकेट्स, और इन्हीं एयर पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बुल्लस।
बुल्ला की जाना मैं कौन नहीं बेटा, क्या बुल्लस, ठीक है। और इन बुल्लस में क्या हो जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने की वजह से प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और ब्लड बिकम हाइपोक्सिक। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चे, तो इतना ही याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन बस अपन को याद रखना है ताकि चीजों को हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब कॉजेस क्या है, जो कि मैंने बताया सिगरेट स्मोकिंग, और एक और जो रेयर कॉज होता है, ये जो रेयर कॉज होता है बेटा, इसको भी मैंने यहां पर लिख दिया है, ये है आपका रेयर कॉज। और रेयर कॉज में मैंने क्या बोला, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम डेफिशिएंसी। एक एंजाइम होता है जिसकी डेफिशिएंसी के कारण ये एम्फाइसीमा हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी कॉज होता है वो एक्चुअली क्या है बेटा, आपका सिगरेट स्मोकिंग। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें बेटा, तो सिंपल सी बात है, वही सिम्टम्स जनरली रहेंगे कि क्या हो सकता है, पहला तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिस्निया हो सकती है, कफिंग हो सकती है, इसमें फीवर आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। और क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बेटा आपके इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है, और इस कारण क्या होगा, आपके लंग में रिकरेंट इंफेक्शंस भी होंगे। क्या होंगे बेटा, रिकरेंट इंफेक्शन, मतलब बार बार आपका लंग इंफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर कोई लंबे समय तक अगर स्मोकिंग कर रहा है तो ध्यान रखिएगा कि उसकी जो हार्ट होती है बेटा, उसके हार्ट की फंक्शनिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है, और हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज मैंने पहले से इसलिए लिख ली बेटा, ताकि आपको आपका समय मैं बचा सकूं और हम लोग फटाफट इन चीजों को खत्म करते हैं। तो वही सेम चीज लिखी बेटा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको मैंने क्या बोला, डिस्निया, फिर कफ विद स्पूटम, स्पूटम भी बेटा प्रोड्यूस होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन, फीवर ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मे लीड टू हार्ट अटैक। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत 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 हानिकारक है बेटा। ठीक है, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। सीओपीडी के अंदर याद रखिएगा दो आएगा, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक क्या आएगा बेटा, आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला, एम्फाइसीमा। क्या हो गया बच्चा, एम्फाइसीमा। तो अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम अब और आगे चल सकते हैं बेटा, बिल्कुल चल सकते हैं। अब लास्ट चीज हमको देखनी है, दैट इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक्चुअली ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो लोग जहां पे काम करते हैं, अगर उनकी वजह से अगर उनको कोई डिजीज हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो एक टर्म मैं बोल रहा हूं, न्यूमोकोनियोसिस। मैंने क्या बोला, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स का क्या है बेटा, समूह है। ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स का क्या है, समूह है। और ये एक्चुअली होता है बेटा, जो भी हम लोग पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं वो हमारे जाकर रेस्पिरेटरी पैसेज और लंग में जाकर एक्चुअली लंग में जाकर, बहुत क्योंकि छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो लंग तक पहुंच जाते हैं बेटा, और लंग को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, फाइब्रोसिस। ठीक है, तो वही सेम चीज मैंने यहां पर लिख रखी है, न्यूमोकोनियोसिस, ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। जब हम लोग डस्ट पार्टिकल को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, जब हम लोग डस्ट पार्टिकल को इनहेल करते हैं तो क्या होगा हमारा बेटा, न्यूमोकोनियोसिस। बहुत सारे यहां पर बेटा क्या हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। मैंने क्या बोला, पैथोजेनेसिस, पार्टिकल्स दैट आर 1 to 5 माइक्रोमीटर, जो कि 1 to 5 माइक्रोमीटर के तौर पे होंगे बेटा, जिनका साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर के आसपास होगा, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अल्वेलाई तक पहुंचेंगे और वहां पर इंफ्लामेशन, देखो क्या, कॉसेस इंफ्लामेशन ऑफ एट डिफरेंट लेवल ऑफ लंग्स एंड विल लीड टू फाइब्रोसिस ऑफ लंग। ये वाला वर्ड जो मैंने आपको बोला है, फाइब्रोसिस ऑफ लंग, ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए, तो मुझे लगता है ऑक्यूपेशनल में अपने को यही चीज याद रखनी है। ठीक है बेटा, एक मैं आपको लिस्ट दे दूंगा,
लास्ट में, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। वो लिस्ट में इसके बाद लिख के आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें ये चीज मेंशन रहेगी, बहुत सारी जो पार्टिकल्स से जो आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं वो आपको लिख के दे दूंगा। याद रखिएगा, अगर हमें किसी जगह का अगर पॉल्यूशन मेजर करना है तो हमें एक्चुअली एसपीएम मेजर करना पड़ता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को मेजर करना होता है। अगर एसपीएम ज्यादा है तो वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, अगर एसपीएम कम है तो पॉल्यूशन वहां पर कम है। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जो मैंने आपको बता दिया। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग जांच करके पता लगाते हैं वहां पर कि वहां पर एयर पॉल्यूटेंट्स कितने हैं। ठीक बेटा, ये वाला पॉइंट भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लिस्ट मैं इसके बाद दे दूंगा जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि वो लिस्ट आप में दी नहीं हुई है। मैं सिर्फ आपको चाहता हूं कि जब आप पढ़ें तो उस लिस्ट में जो मैंने डिजीज लिख रखी है उस लिस्ट को आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा बेटा। और अगर कोई उसमें डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं वापस से इन सारे को डिस्कस करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं जो आऊंगा बेटा वहां पर मैं लगभग 25 से 30 हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जिसमें आपके कुछ पीवाईक्यूज भी रहेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स रहेंगे। और ये जो यहां पर होता है आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है कि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म पढ़ाऊंगा और आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ना पढ़ के अगर कोई और चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर उसके बारे में बताइए, मैं वो वाला चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक बेटा आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली तो समाधान बेटा जरूर करूंगा। तो आप अपना ख्याल रखिए बच्चा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाइए। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।